रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हमारे 7 प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या कुछ उनके शहर में हलचल है और खास खबरें हैं। और चलिए इसी के लिए हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर लाइव जुड़ चुकी है, उनका रुख करेंगे। ईशा, और देखिए लगातार जो आपको बता रहे हैं, ईशा आपको बताएगी किस तरीके से चंडीगढ़ में हलचल जो है वो देखने को मिलेगी और अलग अलग जो खबरें हैं, क्या कुछ खास चंडीगढ़ में, पंजाब में इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्या स्पेशल जानकारी जो है वो ईशा हमें देंगी। किस तरीके से जो है राजधानी जो है या फिर अलग अलग शहरें हैं वहां से ही हमारे सहयोगी और संवाददाता हमारे साथ जुड़ते हैं, जिसमें आपको जानकारी देते हैं। और देश की जो राजधानी है वहां पर और अलग अलग शहरों की जो राज्य है उनकी राजधानी में आखिर क्या खबरों तक आपको पहुंचाना है, ये हमारी जिम्मेदारी। और उसी को देखते हुए ईशा हमारे साथ लगातार बनी है। ईशा, आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि देखिए क्या कुछ फिलहाल चल रहा है चंडीगढ़ में, कौन सी खास खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगी चंडीगढ़ की ओर से। देखिए दीपिका, अगर आज की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर देश भर में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उसी कड़ी में आज कुरुक्षेत्र के लाडवा में मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उनकी तरफ से नेतृत्व किया जाएगा नायब सिंह सैनी। सुबह 11 बजे लाडवा में ऑपरेशन सिंदूर जो तिरंगा यात्रा बीजेपी की तरफ से निकाली जानी है उसका वो नेतृत्व करते नजर आएंगे और कहीं ना कहीं जो सेना है उसके शौर्य की गाथा को लोगों को बताते हुए वो नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है अब मुंह के बल गिरता हुआ नजर आ रहा है। लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो चाहते हैं कि भारत के साथ शांतिपूर्ण वार्ता आगे भी रहे, कश्मीर के मुद्दे पर भी वो वार्तालाप करना चाहते हैं। और ये जो अभी 4 दिन तक ही जो युद्ध चला है भारत और पाकिस्तान के बीच में, उससे स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के भीतर जाकर भारतीय सेना ने जो आतंकी ठिकाने हैं उसे ध्वस्त किया है और आतंकियों को साथ साथ जो पाकिस्तानी सेना है उसे धूल चटाई है। तो ऐसे में जो सेना है उनके हौसले बुलंद है। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जालंधर के आदमपुर उसी एयरबेस में पहुंचे थे जिसका दावा पाकिस्तानी सेना ने किया था उड़ाने का, लेकिन वहां पहुंचे। अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब राजस्थान जाने वाले हैं क्योंकि पंजाब और राजस्थान, जम्मू कश्मीर को सबसे ज़्यादा टारगेट पाकिस्तानी सेना की तरफ से किया गया था। लेकिन इन सब के बीच ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की अगर बात करें तो देश भर में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोने कोने में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। आज हरियाणा में बड़ी तिरंगा यात्रा ये रहने वाली है। सैनी इसका नेतृत्व करने वाले हैं, कुरुक्षेत्र से ही आते हैं और लाडवा में तिरंगा यात्रा ये सुबह 11 बजे निकाली जाएगी। दूसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, जिस तरीके से जो देश के भीतर ही गद्दार लोग हैं उनकी धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है। कैथल से एक 25 वर्षीय युवक को पुलिस की तरफ से पकड़ा गया है जो पटियाला में पढ़ता था। देवेंद्र उसका नाम इस वक्त बताया जा रहा है और वो जासूसी यहाँ पर आईएसआई के लिए करता हुआ नजर आ रहा था। और इससे पहले भी बठिंडा की अगर बात करें तो सेना की छावनी से एक दर्जी को पकड़ा गया था जो सेना के वहां पर छावनी में दर्जी का काम करता था। वो भी आईएसआई के लिए और आतंकी संगठनों के लिए जासूसी का काम करता था। और बीते कल की बात करें, जालंधर से एक शख्स को पकड़ा गया है और गुजरात पुलिस उसे बीते कल अपने साथ लेकर गई थी। ज्वाइंट ऑपरेशन पंजाब पुलिस और गुजरात पुलिस का था। धरपकड़ यहाँ पर जारी है उन लोगों की जो यहाँ देश में रहते हुए यहाँ की इनपुट आतंकी संगठनों को दे रहे हैं। तो ऐसे में कई लोगों की गिरफ्तारी इसमें हुई है। और तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें, मौसम में देखिए लगातार बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आज की अगर बात करें तो आज भी मौसम विभाग की तरफ से यहाँ पर गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली भी देखने को मिल रही है। और अगर बात करें 19, 20, 21 की तो यहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। आंधी का 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आंधी चल सकती है, लेकिन गर्मी अपने उफान पर है। अगर बात करें पंजाब के बठिंडा की तो बठिंडा इस वक्त सबसे गर्म आंका गया है, जहां का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। 45.5 डिग्री सेल्सियस बठिंडा का रिकॉर्ड किया गया। दूसरी तरफ अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा का सिरसा सबसे ज्यादा गर्म रहा है, जहां का तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीच में बारिश भी देखने को मिल रही है, लेकिन बारिश की वजह से भी उमस और लू
ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है और 19, 20, 21 का यहाँ पर आंधी और तूफान का भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल ईशा, देखिए अगर सबसे पहले बात के लिए तिरंगा यात्रा को लेकर आपने खास जानकारी दी है कि आज तिरंगा यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो है वो भी मौजूद रहेंगे। तिरंगा यात्रा जो बीजेपी की ओर से ऑपरेशन सिंदूर को मद्देनजर रखते हुए निकाली जाएगी, जो हर जगह निकाली जा रही है, जो राज्य है देश के जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर। ऐसे में इस यात्रा में आज कौन कौन मुख्य रूप से शामिल होने वाला है? और विपक्ष की बात करें तो विपक्ष का क्या कुछ रुख इस यात्रा को लेकर नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो कई सवाल अब खड़े करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी दीपिका, देखिए अगर हम विपक्ष की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से लगातार कहते हुए नजर आ रहे थे अमेरिका के राष्ट्रपति कि उन्होंने ही मध्यस्थता करवाई है, उनके कहने पे ही भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध टला है, लेकिन उसके बाद वो खुद ही पलट गए थे अपने बयान को लेकर। उनकी तरफ से खुद ही कह दिया गया था कि उन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं करवाई। और डोनाल्ड ट्रंप ने जब सबसे पहले ट्विटर पर अपने एक्स हैंडल पर ये पोस्ट किया था कि भारत और पाकिस्तान मान चुके हैं सीज फायर को लेकर, उसके बाद से ही विपक्ष के निशाने पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए थे और नरेंद्र मोदी पर वो निशाना साध रहे थे। लेकिन अब 2 दिन पहले ही जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप बदले हैं अपने बयान से, वीरवार को हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने नहीं कहा था कि उन्होंने मध्यस्थता करवाई है, लेकिन उन्होंने कोशिश जरूर की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कहते हुए नजर आए हैं पहले ही कि दोनों देशों के बीच हमें तीसरे जो द्विपक्षीय वार्ता है उसमें किसी तीसरे की ज़रूरत नहीं है, और भारत अगर आने वाले समय में ज़रूरत पड़ी तो ये जो जारी है इसको लेकर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो इन सब के बीच अब जो विपक्ष है जो प्रधानमंत्री को घेरता हुआ नजर आ रहा था, औंधे मुंह गिरा है। जहां तक ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उसकी सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा बीजेपी निकाल रही है। देखिए तिरंगा यात्रा कहीं ना कहीं एक सफल यात्रा यहाँ पर बीजेपी की ओर से मानी भी जा रही है ईशा, और लगातार देखिए देश के अलग अलग राज्यों में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर विपक्ष भी अपना रुख जो है वो बयां करता हुआ नजर आ रहा है। चलिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश स्टेट हेड हमारे राघवेंद्र प्रताप सिंह भी लाइव जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र, उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें मिल पा रही है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्या कुछ खास कार्यक्रम, आज कहां वो दौरा करेंगे, और मौसम को लेकर क्या कुछ विशेष जानकारी आपके पास? राघवेंद्र, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए राघवेंद्र से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ईशा, आपके पास में एक बार फिर से आ रही हूँ। देखिए बात कर रहे थे हम तिरंगा यात्रा की जो निकाली जा रही है बीजेपी की ओर से पूरे देश भर में। हालांकि विपक्ष जो है वो कई सवाल भी खड़े कर रहा है, लेकिन क्या लग रहा है किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब दिया जाएगा? क्योंकि तिरंगा यात्रा तो पूरे देश के लिए है, देश भर के लिए है, जनता के लिए, कि उन्हें जागरूक किया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, और हर एक चीज जो है वो भी उनके सामने रखी जा रही है। बिल्कुल, देखिए तिरंगा यात्रा की सबसे पहले अगर बात करें, हरियाणा के लिहाज से अगर बात करें तो सबसे पहले पंचकुला में निकाली गई थी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से उसका नेतृत्व किया गया था। आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा में पहुंच रहे हैं, जो कि उनका हल्का भी है, और वहां से वो नेतृत्व करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर तिरंगा यात्रा की। पूरे हरियाणा में लोग हैं, विधायक हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। उसके बाद संगठन, बीजेपी संगठन की ओर से ये तिरंगा यात्रा भी निकाली जाएगी। जहां तक अगर हम बात करें विपक्ष की, विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर ले रहा था कि अमेरिका किस तरीके से बीच में आया कि उसने मध्यस्थता करवाई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप अपने ही बयान से मुकर चुके हैं। तो विपक्ष के जो मुद्दे थे वो भी कहीं ना कहीं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। लेकिन विपक्ष को भी यहाँ पर बीजेपी ने साफ तौर से कहा है कि सेना को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं होना चाहिए, देश को लेकर किसी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, एकजुटता का यहाँ पर संदेश दिया जाना चाहिए। हालांकि विपक्ष अभी भी इस बात पे डटा हुआ है कि सदन को बुलाया जाए और सदन में एक एक करके सभी अपनी बात रखेंगे कि कितने जो लोग हैं भारत की तरफ से उनकी मौत इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो युद्ध छिड़ा है उसमें हुआ है, और इससे क्या सफलता मिली है यहाँ पर देश को, इसके बारे में पहले ही
देखिए प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि इस पूरे मुद्दे पे राजनीति तो नहीं होनी चाहिए। जो सेना की शौर्य है वो देखिए पूरा देश इस वक्त, देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस बिल्कुल, वक्त और देख देखिए रही है। इस शौर्य को नमन करते हुए भी सभी लोग हो नजर या आ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जो है वो अपनी ओर से इस शौर्य को नमन करने का तरीका बीजेपी ने ढूंढा है, जो तिरंगा यात्रा है जो पूरे देश भर में जारी है बीजेपी की ओर से। राघविंद्र, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या कुछ बड़ी खबरें आज उत्तर प्रदेश में, मुख्यमंत्री का कहां दौरा रहने वाला है, क्या उनकी कुछ खास कार्यक्रम है, और मौसम की भी विशेष जानकारी आपकी तरफ से। बिल्कुल दीपिका, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरह से इस समय विभागों का प्रतिदिन प्रस्तुतिकरण देख रहे हैं, उसमें कल उन्होंने जल जीवन मिशन विभाग के प्रस्तुतिकरण देखा था और अपनी नाराजगी जताई थी कार्यों की शिथिलता को लेकर। तमाम अधिकारियों कर्मचारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई, कुछ लोगों को निलंबित करने की बातें भी सामने आ रही। तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस के तहत और काम की गति को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त तेवरों में कल दिखाई दिए। वहीं आज की अगर बात करें तो आज 10:30 बजे आयुष विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, शाम को 6 बजे वन एवं पर्यावरण विभाग का प्रस्तुतिकरण देखेंगे, वहीं रात 9 बजे पुलिस विभाग का प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री द्वारा देखा जाएगा। इसके अलावा बात कर लें लखनऊ का, तो लखनऊ में कांग्रेस अपनी कार्यशाला आयोजित कर रही है संगठनात्मक सृजन के लिए, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय शामिल होने वाले हैं और जो प्रदेश प्रभारी हैं अविनाश पांडे वो भी शामिल होंगे। तो कांग्रेस अपने खोए जनाधार को वापस पाने के लिए संगठनात्मक मजबूती के इरादे से मैदान में उतरती हुई दिख रही है। इसके अलावा मौसम की अगर बात कर लें तो मौसम में लखनऊ में भी बूंदाबांदी हो रही है और मौसम विभाग ने भी जिस तरह से अलर्ट जारी किया था कि जो तराई बेल्ट हैं गोरखपुर के समीपवर्ती जिले, वो गोरखपुर हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, इसके अलावा देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर और लखनऊ, बाराबंकी, बहराइच, इसको समेटे हुए इन जिलों में बूंदाबांदी दिखाई दे रही है। धूप नहीं है तो कहा जा सकता है कि जो बढ़ता तापमान था, जो लू के थपेड़े थे, उससे आम नागरिकों को राहत मिली है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जो बुंदेलखंड के जिले हैं, बांदा की बात कर लें, हमीरपुर की बात कर लें, चित्रकूट की बात कर लें या फिर झांसी की बात कर लें, अलीगढ़ की बात कर लें, आगरा की बात कर लें, यहाँ पे ऑरेंज अलर्ट जारी है अभी भी लू का और भयंकर गर्मी का। कल बांदा 46.2 डिग्री सेल्सियस के साथ सर्वाधिक गर्म जिला माना गया था। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मौसम कहीं पे भयंकर गर्मी तो कहीं से बूंदाबांदी में राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। वहीं लखनऊ की दो महत्वपूर्ण खबरें और हैं। जिस तरह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे गोसाईगंज के पास एक गोवंश का ट्रक पकड़ा गया था, उस पर जब पुलिस ने कार्रवाई की तो कल मुठभेड़ में एक आदमी को गोली लगी है, बाकी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गए। और जिस तरह से 2 दिन पहले आपने देखा था कि किसान पथ पे बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर की बस में आग लग गई थी, 2 मासूम बच्चों के साथ 5 लोगों की जल करके उसमें मौत हो गई थी। तो परिवहन विभाग ने सख्ती बरती है और पिछले 1 साल का डेटा उपलब्ध कराई रही कि फिटनेस जांच किस आधार पर की गई और उस पर कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि परिवहन विभाग इस समय काफ़ी सख्त हो चला है कि प्रदेश में कोई भी डग्गेमार बस या बिना फिटनेस टेस्ट के कोई भी बस नहीं चलेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मौसम के साथ साथ यहाँ पे राजनीतिक दलों में जिस तरह से सरकार अपने प्रस्तुतिकरण में विभागों की कार्रवाई को देखने में लगी हुई है, तो विपक्षी पार्टियां अपने संगठनात्मक मजबूती को करते हुए देखी जा रही हैं। बिल्कुल राघविंद्र, देखिए जहां तक बात उत्तर प्रदेश की है तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बस यूपी का विकास करने में लगे हैं कि आखिर किस तरीके से यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचाया जाए और रोजगार यहां पर युवाओं को दिए जाए, नई नई योजना जो है उनका लाभ किस तरीके से लाभार्थियों को मिले ताकि किसी तरह की दिक्कत ना हो, और ये जो लाभ है वो जन जन तक पहुंचना भी बेहद जरूरी है। ईशा, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए आपने बताया कि जिस तरीके से जो देश के अंदर गद्दार है अब उनको पकड़ने की कहीं ना कहीं कार्रवाई जो है वो लगातार की जा रही है। आपने बताया कि जालंधर से भी कहीं एक जने को पकड़ा यहां पर गया है जो आईएसआई के लिए काम कर रहा था, और भी 1-2 चीजें जो आपने बताई। अब उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी और ये जो ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है कि गद्दारों को पकड़ा जाए जो हमारे देश में है, उनको लेकर ये ऑपरेशन किस तरीके से चलाया जा रहा है? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर धरपकड़ इसलिए भी जारी है, यहाँ की जितनी भी सेना की सूचनाएं हैं, यहाँ के लोग कहीं ना कहीं पाकिस्तानी जो आईएसआई है या फिर आतंकी संगठन है उसको देते हुए नजर आ रहे हैं और धरपकड़ लगातार यहाँ पर जारी है। गुरदासपुर में भी 2 युवकों को गिरफ्तार किया है जो कि सेना की गतिविधियाँ
पाकिस्तानी लोगों को, जो पाकिस्तानी सेना है या आतंकी संगठन है, उसे देते हुए नजर आ रहे थे। जिस शख्स की मैं बात कर रही हूँ कैथल से, जिसे पकड़ा गया है, 25 वर्षीय युवक है, देवेंद्र सिंह उसका नाम बताया जा रहा है। करतारपुर कॉरिडोर के रास्ते वो पाकिस्तान पहुंचा था, वहां पर उसने पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से मुलाकात की थी और उसे वो पैसे के बदले में लगातार सूचनाएं यहां से मुहैया करवा रहा था कि यहाँ पर सेना की क्या क्या गतिविधियां हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो सेना है वो काम कर रही है। तो इन सब के मद्देनज़र अब उसकी गिरफ्तारी तो हो गई है, लेकिन पुलिस की तरफ से उसके मोबाइल बैंक जो और अकाउंट है उसे खंगालने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है, क्योंकि यहाँ की सूचनाएं जिस तरीके से लीक की जा रही हैं तो कहीं ना कहीं वो देश की सुरक्षा को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और लगातार अगर सरहदी इलाकों की बात करें पंजाब की, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से अभी भी ड्रोन के माध्यम से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई लगातार पंजाब के जरिए की जा रही है। और ऐसे में जो पंजाब के युवा ही हैं जो सरहदी इलाकों में रहते हैं, वो पैसों की खातिर आईएसआई या आतंकी संगठनों के साथ उनका मेल जोल है। और ऐसे में पैसों के लिए वो जो ड्रोन से हथियार भी उनके खेतों पर या दूसरे खेतों पर जो फेंके जाते हैं, उन्हें पंजाब के रास्ते देश या दुनिया को सप्लाई करते हैं और आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में ये हथियार काम आते हैं। तो ऐसे में अब धरपकड़ इन लोगों की जारी है। पुलिस की तरफ से लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इस तरीके से आतंकियों और जो पाकिस्तानी सेना है उनको ही जो है उनकी सहायता करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के हाल पंजाब के हैं, ऐसे ही हाल देखिए जम्मू कश्मीर के भी हैं। जो स्थानीय लोग हैं वही कहीं ना कहीं आतंकियों के साथ गठजोड़ इस वक्त किए हुए हैं। जो भारत के अंदर की सूचना है, चाहे सेना से हो चाहे सुरक्षा की हो, वो पाकिस्तानियों को देते हुए नजर आ रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से हथियार यहाँ पर सप्लाई होते हैं, ड्रग्स यहाँ पर सप्लाई होते हैं। और पंजाब तो देखिए अछूता नहीं है, लगातार जिस तरीके से यहाँ पर ग्रेनेड अटैक हुआ है, उसमें भी जो गैंगस्टर है, आतंकी संगठन है, वो ग्रेनेड जो है वो यहाँ पर भेजते थे और यहीं के युवा उससे ग्रेनेड को दूसरी जगह पर जो उन्हें दिया जाता था, टारगेट हिंदू नेता हो या दूसरे शख्स हो या कारोबारी हो या इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, जो एक्टिविटीज हैं उन पर भी अब लगातार कार्रवाई सरकार की ओर से की जा रही है। क्योंकि जब ये भारत और पाक के बीच में तनावपूर्ण स्थिति बनी, उसके बाद जो है सरकार पूरी तरह से सतर्क हो गई है कि अब हमें जो देश के अंदर भी गद्दार है उनको भी चुन चुन कर बाहर निकालना है और उनके ऊपर भी कार्रवाई करनी है। क्योंकि ठीक है, हमें पता है कि पाक तो हमारा दुश्मन है और आतंकवाद हमारा दुश्मन है, लेकिन हमारे देश में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इन संगठनों से जुड़े होते हैं, जो इधर की इंफॉर्मेशन उधर देते हैं। राघवेंद्र, आपके पास में आ रहे हो, क्योंकि देखिए फिलहाल मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या समेत 4 ऐसे शहर हैं जहां पर भारी बारिश देखने को मिली, लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत कई ऐसे जिले भी हैं जहां पर लू का अलर्ट जारी किया गया। 40 डिग्री सेल्सियस से पार जो पारा है वो पहुंच चुका है। ऐसे में हाल फिलहाल में मौसम किस तरीके से बना हुआ है और भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग किस तरीके से उपाय करते हुए नजर आ रही हैं? बिल्कुल दीपिका, उत्तर प्रदेश का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो अपने आप में ही एक अलग है। अगर हम तराई बेल्ट की बात कर लें तो गोरखपुर से सटे 100 किलोमीटर के दायरे में जो जनपद है जिसमें अयोध्या भी आता है, इसके अलावा बाराबंकी है, लखनऊ है, बहराइच है, श्रावस्ती है, गोंडा है। और बात कर लें समीपवर्ती की तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, आजमगढ़, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, ये वो जिले हैं जो गोरखपुर के तराई बेल्ट से सटे रहते हैं। तो यहाँ पे बूंदाबांदी देखने को मिल रही है, कुछ जनपदों में भारी बरसात देखने को मिली है। तो एक तरह से मौसम में काफ़ी राहत मिली है। जो बढ़ता तापमान था, लू के जो थपेड़े थे, उससे आम नागरिकों को राहत मिली है। लखनऊ भी उनमें से एक है। लखनऊ में भी बूंदाबांदी चल रही है और धूप नहीं है, तो इसके वजह से यहाँ पे भी मौसम में जो तापमान था मौसम का काफ़ी गिरावट आई है। वहीं विंध्य क्षेत्र की बात कर लें, जो पर्वतीय इलाके हैं जिसमें मिर्जापुर है, बनारस है, सोनभद्र है, इसके अलावा चंदौली है, तो इन जनपदों में भयंकर गर्मी अभी भी देखने को मिल रही है। वहीं प्रयागराज की बात कर लें या बुंदेलखंड से जो समीपवर्ती जनपद हैं, चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा है, यहाँ पे भयंकर गर्मी है। आगरा, अलीगढ़ की बात कर लें तो यहाँ पे भी गर्मी। और बुंदेलखंड का इलाका वैसे भी जहाँ पे पानी की बहुत समस्याएं होती थी, हालांकि अब जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल योजना के तहत सरकार पानी पहुंचाने में सफल रही है। नहीं तो वहाँ की जो पानी की दुश्वारियाँ थी, वहाँ गर्मी को और ज़्यादा जन्म देती थी। वहाँ की बलुआ जो मिट्टी होती थी वो वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा देती थी। तो वहाँ का तापमान अभी भी ऑरेंज येलो अलर्ट है और वहाँ का तापमान 42 डिग्री के पार है। अगर हम बांदा की बात करें तो बांदा पे कल भी सर्वाधिक गर्म रहा। इसके अलावा हम अगर पश्चिमी यूपी की बात करते हैं जिसमें गाजियाबाद है या दिल्ली
दिल्ली एनसीआर है। इसके अलावा हम बिजनौर की बात कर लें, मुरादाबाद की बात कर लें, संभल की बात कर लें, पीलीभीत की बात कर लें, तो यहाँ भी अभी गर्मी का अलर्ट जारी है और यहाँ का तापमान गर्मी से बचने के लिए लोग जो है वो भी उपाय करें। प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है कि आखिर इस गर्मी से बचने के लिए लोगों को किस तरीके से जागरूक किया जाए। चलिए हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव भी जुड़ चुकी है। पल्लवी, देखिए दिल्ली की क्या कुछ बड़ी खबरें हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में एक खबर सामने आई कि जो AQI है वो 278 के पार पहुंच चुका है। इसका मतलब एक बार फिर से दिल्ली की हवा जो है वो दूषित होने लगी है। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर यह भी है कि जो हमारे भारतीय सांसद है वो अब विदेशों में जाएंगे और पाक ने जो साजिश रची है उसका खुलासा करते हुए भी नजर आएंगे। इनके बारे में क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए दीपिका, अगर बात कर ले पहले पोल्यूशन की AQI लेवल की, तो धुंध भरी हवाएं अगर दिल्ली में चलती हैं तो उस वक्त दिल्ली की जो AQI लेवल थी वो लगभग 200 से 300 के पार चली गई थी, जिसको लेके आम आदमी पार्टी के कई नेता ने ट्वीट भी किया था और भारतीय जनता पार्टी के ट्रिपल इंजन की सरकार को 4 इंजन की सरकार बताते हुए उन्होंने तंज भी कसा था और लिखा था कि अब 4 इंजन की सरकार दिल्ली में पॉल्यूशन ला रही है अपना इंजन चला के। तो ऐसी टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए थे आम आदमी पार्टी के नेता। और साथ में अगर बात करते चले जिस प्रकार से विदेशों में भी जाएंगे सांसद, तो इन सभी चीज़ों पे अभी सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि सांसद ऐसा जा सकते हैं। और साथ में अगर दिल्ली की आज की बड़ी खबरें बताएं तो लगातार जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तब से दिल्ली में दिल्ली वालों को कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी सौगातें मिलती हुई दिखा रही हैं। चाहे वो आयुष्मान कार्ड योजना की बात कर लें, चाहे वो LPG की गैस की बात कर लें, और साथ में अगर बात करते चले आज CM रेखा का 3 जगह दौरा है जहां वो पे पानी के पाइपलाइन की भी व्यवस्था करते हुए निरीक्षण करते हुए दिखाई दे रही हैं। आज सुबह 8:30 बजे से ही उनकी जो दौरा है वो शुरू हो चुका है और वो हर एक जगह पे जाके कार्यक्रम करती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जो भी वो अपने मैनिफेस्टो में लोगों से संकल्प पत्र में कही थी कि हम दिल्ली वालों को बड़ी सौगात देंगे, तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली वालों को वो बड़ी सौगात मिलती हुई दिखाई दे रही है। पर दिल्ली में जिस प्रकार से दीपिका मौसम चेंज हो रहा है और कभी बारिश हो रहा है तो कभी धूप निकल रहा है, तो इसको लेके काफ़ी लोगों को समस्या हो रहा है और कई लोगों को बुखार, और जिसको लेके IMD भी लगातार लोगों से कह रही है कि मौसम के क्या विचार होंगे, मौसम किस प्रकार से बदलेगा। इन सभी चीज़ों को लेके लगातार IMD जो है वो लगातार लोगों को सलाह देती हुई भी दिखाई दे रही है। तो दिल्ली का भी जो मौसम है वो लगातार बदलता हुआ जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। साथ में अगर गृह मंत्री अमित शाह की बात करें तो आज से वो 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पे भी रह सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को लेकर अभी दिल्ली में जो है वो हलचल भी तेज होती हुई दिखाई दे रही है और लगातार सिंदूर ऑपरेशन जो चलाया जा रहा है, इन सभी चीज़ों को लेकर लगातार दिल्ली में बैठकों का भी दौर कहीं ना कहीं जारी है। बिल्कुल, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर हमारे लिए कितना अहम था। इन सभी चीजों को लेकर हमारे जो भारतीय सांसद है वो भी विदेशों में पहुंचेंगे और वहां पर पाक को बेनकाब करते हुए भी नजर आएंगे। आपके पास आ रही उषा, देखिए अगर मौसम की बात करें, किस तरीके का मौसम पंजाब और हरियाणा में इस वक्त देखने को मिल रहा है, क्योंकि देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश भी हो रही है और बारिश की वजह से फसलों को नुकसान भी हो रहा है, तो कहीं गर्मी की मार भी झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल दीपिका, देखिए अगर मौसम के मिजाज की बात करें तो मौसम लगातार बदलता हुआ जा रहा है। अभी जिस तरीके से चिलचिलाती धूप यहाँ पर पड़ रही है, थोड़ी देर बाद मौसम में तब्दीली भी देखने को मिल सकती है। जैसा कि बीते कल हुआ था, लू का येलो अलर्ट बीते कल जारी किया गया था, लेकिन उसके तुरंत कुछ घंटों बाद ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हवा भी चली थी और बारिश भी हुई थी, और उसके बाद फिर से जो गर्मी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और इस तरीके का जो मौसम है आज भी संभावना जताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन 19, 20, 21 के लिए येलो अलर्ट आंधी और तूफान का यहाँ पर मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। आज की अगर बात करें तो जो तापमान है, मौसम विभाग की तरफ से ये पूर्वानुमान लगाया गया है कि आज का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम रह सकता है। इसी तरीके से अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कई जिलों में बारिश बीते कल ज़रूर हुई थी, लेकिन
जो गर्मी है वो लगातार बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मई का ये अंतिम महीना है और इसके साथ जून की अगर बात करें तो इन दिनों में जो गर्मी है अपने पीक पर रहती है। पंजाब के भटिंडा की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा गर्म भटिंडा इस वक्त दर्ज किया गया है, जहाँ का अधिकतम तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और इसी तरीके से अगर हरियाणा की तरफ बात करें तो हरियाणा का सिरसा सबसे ज़्यादा गर्म रहा है, जहां का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल ईशा, रिकॉर्ड किया गया इस है। गर्मी से बचने के उपाय भी आयोजन करते हुए नजर आ रहे हैं। खुद को हाइड्रेट रखने की भी बेहद आवश्यकता इस गर्मी में पड़ जाती है। आपके पास और राघवेंद्र, क्योंकि देखिए कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश के चलते फसलों को नुकसान हुआ है, तो किसी तरह की मुआवजे का ऐलान यहाँ पर किया गया अभी तक प्रशासन की ओर से? इन 2 जनपदों में आकाशीय बिजली गिरने से मौतें हुई हैं और उसको मुख्यमंत्री ने तुरंत संज्ञान लिया और वहां पे उचित मदद और कार्रवाई का निर्देश जारी किया। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नज़र विकास कार्यों पे तो है ही है। अगर आकाशीय बिजली गिरने या प्राकृतिक आपदा आने से कहीं माल जान का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है या व्यक्तियों का नुकसान है, तो उसकी भरपाई के लिए भी सरकार खड़ी है। इसके अलावा बारिश की बात करें तो वैसी कोई बहुत मूसलाधार बारिश नहीं है जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन जहां भी बूंदाबांदी हो रही हैं, हवाएं तेज हैं, अभी छोटे कृषकों के जो गेहूं हैं वो अगर घरों में नहीं आए हैं दौरी करके, कटिया करके, तो उनको थोड़ी परेशानी है और सरकार उसको संज्ञान में ली हुई है। और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी हुए हैं कि जहां पे भी अगर किसानों का कोई नुकसान होता है या आम नागरिकों को कुछ नुकसान होता है तो 24 घंटे के अंदर आप लोग इसकी जानकारी दीजिए और जो उचित मुआवजा है उस मुआवजे का प्रबंध करिए और उन तक पहुंचाइए। तो सरकार जो भी नुकसान हो रहे हैं उसकी भरपाई करने के लिए तैयार है। हालांकि उस तरह का कोई वातावरण नहीं है या उस तरह का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है कि ये कहा जाए कि बहुत मूसलाधार बारिश होने से 1500 किसानों का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन जहां भी इस तरह सरकार करने में लगे हुए हैं। बिल्कुल, सरकार की ओर से जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं लगातार, चाहे वो बारिश की बात हो या फिर और भी जिस तरीके से आपने बताया कि आकाशीय बिजली गिरी, उसको लेकर भी संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया है। चलिए फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें और उनके शहर में आखिर क्या कुछ खास चल रहा है। और देखिए हमारे साथ हमारे जो सहयोगी है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दिल्ली से राजकुमार चौधरी जुड़ चुके हैं लाइव, साथ ही अजहर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता श्रीनगर से। आपके पास आ रही सबसे पहले राजकुमार, क्योंकि देखिए आज की जो बड़ी खबर है दिल्ली से वो यही आ रही है कि जिस तरीके से लगातार जो है अब पाकिस्तान को बेनकाब करने की बात सामने आ रही है और इसी को लेकर जो केंद्र सरकार है बड़ा फैसला लेते हुए नजर आए कि विदेशों में हमारे जो भारतीय सांसद है उनको भेजा जाएगा और पाकिस्तान को वहां जाकर बेनकाब किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में, किस तरीके से ये पूरा जो बेस है वो देखा जा सकता है? चलिए राजकुमार जी से हमारा संपर्क शायद नहीं हो पाया है, उनसे एक बार फिर से जुड़ेंगे। असर आपके पास में आ रही हूँ। फिलहाल श्रीनगर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, अब जो हालात हैं वो किस तरीके के हैं वहां पर, उसके बारे में अपडेट से बड़ी खबरों की बात करें तो सबसे पहले और ब्रेकिंग न्यूज जो जम्मू कश्मीर से आ रही है वो इस प्रकार से आ रही है कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक बार फिर जो है दबिश दी है OGWs के को पकड़ने में और इस नेटवर्क को जो है इसका पर्दाफाश करने में। दरअसल जो स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज जो है नॉर्थ कश्मीर के सोपोर, बारामूला, हंदवारा, गांदरबल और श्रीनगर यानी सेंट्रल कश्मीर श्रीनगर के कई एक लोकेशंस पे जो है ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये छापामार कार्रवाई इनके तहत ऑलरेडी जो मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन है कश्मीर में, घाटी में, वहां पे ऑलरेडी FIR लॉन्च किए हुए हैं और उसी की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हुए ये दबिश आज की दी गई है। फिलहाल इस इन्वेस्टिगेशन के बाद में या इस छापामार कार्रवाई के बाद में अभी तक खुल के सामने नहीं आ रहा है कि किस तरीके की अभी जो कार्रवाई हुई है, लेकिन इतना तय है कि अभी जो है कुछ बैंक स्टेटमेंट्स जो मुख्तलिफ OGWs के बैंक स्टेटमेंट्स हैं और इस दौरान गए हैं और इसके साथ साथ मोबाइल फोन्स और कुछ लैपटॉप भी जब्त कर लिए गए हैं। फिलहाल इसमें
आधारिक तौर पे जो है पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि इसमें अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। फिलहाल नॉर्थ कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर और बाकी सारे जगहों पे जो है एसआईए की जो टीम है वो मुतहरिक है, और उनके साथ में इस इन्वेस्टिगेशन के साथ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की एक बड़ी टीम वो आज सुबह अर्ली मॉर्निंग नमूदार हुई और ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो सामने आई। ये सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। और इसके बाद में अगर आप फिर से एक बार फिर एलओसी के क्षेत्र की बात करें, चाहे वो राजौरी पुंछ के हवाले से बात करें एक बार फिर, हालांकि धीरे धीरे अभी एलओसी पे शांति बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पे अभी भी जो खौफो दहशत का माहौल वो अभी बना हुआ है। जो आसपास में रिहायशी लोग हैं वो अभी भी सहमे हुए हैं, और अभी भी वो जो है बैंकर्स, जो रेजिडेंशियल बैंकर्स है, उनकी तामीर कर रहे हैं, उनकी जो है कंस्ट्रक्शन कर रही है, और उसी में अभी भी वो रह रहे हैं, क्योंकि अभी भी हालात उस प्रकार से सामान्य नहीं है, अभी भी कशीदगी बनी हुई है। हालांकि गन गरज की आवाज जो है वो कम दिखाई दे रही है, और इंडो पाक के दरमियान जो है बातचीत जारी है, और इसमें कशीदगी तो हालांकि कम हुई है, गन गरज की जो आवाज है वो कम हुई है, लेकिन कशीदगी जो है लगातार जारी है। और इसके बावजूद भी जिस तरीके से एलओसी क्षेत्र में जिस तरीके से नुकसान हुआ है, पर्टिकुलरली जो जानी नुकसान हुआ है, उसके साथ में काफी सारे जो मकान हैं वो ध्वस्त हो गए हैं। हालांकि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और उनके साथ साथ बाकी जो भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, हालांकि एमओए जो है जितेंद्र सिंह वो भी वहां पे पहुंचे, उन्होंने भी हालात का जायजा दिया, और पर्टिकुलरली उन परिजनों से मिले जो इस क्रॉस फायरिंग में मारे गए हैं। और इसके हवाले से उन्होंने ऑलरेडी जो है इंस्ट्रक्शन जारी की है कि इनके रिहेबिलिटेशन के लिए वो एक तो मकान बनाए जाएंगे, और इंटीरियर बैंकर जो रेजिडेंशियल बैंकर जो है परमानेंट वो बना देंगे, और साथ ही साथ उनका एक्सग्रेशिया भी दिया जाएगा। ये बिल्कुल सर, और देखिए लगातार जो है वो तस्वीरें हम सब देख रहे हैं जो जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। हालांकि जो सरकार है वो पूरी तरीके, और उस वक्त जो घर है वो कई उजड़े थे, और साथ ही जो मृतक थे उनके परिजनों से भी मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं वहां पर मुख्यमंत्री। और कहीं ना कहीं अब लोगों को एक सहूलियत जो है वो दी जा रही है कि वो एक सामान्य जनजीवन जो है वो व्यतीत कर सके। और चलिए राजकुमार हमारे साथ लगातार बनी है दिल्ली से हमारे वरिष्ठ संवाददाता है। राजकुमार, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए भारतीय सांसदों और भारत जो है की जो बात कह रहा है, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, किस तरीके से ये जो पूरी प्रोसेस है वो की जाएगी, और इसका बेस आखिर क्या कुछ माना जा रहा है? देखिए दीपिका, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई शुरू हुई है, और इस लड़ाई को अब हिंदुस्तान जो है पूरी दुनिया में लड़ना चाहता है। पूरी दुनिया ने देखा भी, दुनिया के 200 से ज़्यादा जो देश हैं उन देशों ने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान ने अब आतंकवाद की जो रीढ़ है उसको तोड़ने का निर्णय लिया है। और तमाम जिस तरीके से 4 दिन तक ये ऑपरेशन चला, मतलब हॉट चला, एक तरह से ये कहें कि ऑपरेशन तो खैर अभी भी जारी है, और उसने पूरी दुनिया को एक ये मैसेज देने का प्रयास किया कि आतंकवाद और आतंकवादियों को पोषित करने वाला कोई भी देश जो होगा उसके साथ हिंदुस्तान अपने जो रिश्ते हैं वो रिश्ते शायद मेरे ख्याल से बहुत बेहतर नहीं रखेगा। और इसी में जो सांसद हैं उन सांसदों को ये तय किया गया है कि पूरी दुनिया के अंदर एक माहौल बनाने का प्रयास किया जाएगा। मैं एक और अपडेट दे दूं, इस समय हिंदुस्तान ने, भारत सरकार ने ये तय किया है कि यदि पाकिस्तान निर्मित सामान अगर किसी और देश के थ्रू भी हिंदुस्तान के अंदर आएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और उसकी निगरानी की जाएगी। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के साथ जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं हो सकता, तो व्यापारिक रिश्ते जो है उनमें खटास पूरी तरह से आ चुकी है। और जो सीधे अटारी बॉर्डर के जरिए आदान प्रदान होता था, सामान का निर्यात आयात होता था, वो शायद पूरी तरीके से अब रुकता हुआ दिखेगा। और देशों के थ्रू कई बार क्या होता है कि एक देश दूसरे देश से माल खरीदता है और दूसरे देश के बाद वो तीसरे देश को दे देता है। तो अब इस तरीके का जो सिनेरियो है, उस सिनेरियो में भी हिंदुस्तान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान जो सामान है उस सामान को बिल्कुल किसी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जिस तरीके से आपका जो मूल सवाल था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये सांसद पूरी दुनिया में, क्योंकि कई बार तमाम तरह की कार्यशालाएं होती हैं, अब हिंदुस्तान का जो भी सांसद कहीं जाएगा वो निश्चित तौर पे हिंदुस्तान का एक तरह से प्रतिनिधित्व करता हुआ दिखेगा, और उसका कहीं ना कहीं जो फोकस होगा वो टेरर पे होगा, टेरर के खिलाफ होगा, आतंकवाद के खिलाफ होगा। और आतंकवाद के खिलाफ तमाम दुनिया जो है उस दुनिया को लामबंद करने का निर्णय अब कहीं ना कहीं भारत सरकार ने ले लिया है। एक अपडेट और
बता दें कि आज गृह मंत्री अपने जो है वो अमित शाह गुजरात के दौरे पर रहेंगे और एक बड़ा निर्णय जो आता हुआ दिख रहा है वो निर्णय आता हुआ दिखा है कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर। जिस तरीके से मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने बयान दिया उसको लेकर जेपी नड्डा ने जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने प्रदेश नेतृत्व से एक रिपोर्ट मांगी है। तो आने वाले दिनों में एक अनुशासनहीनता की कार्रवाई मंत्री के खिलाफ हो सकती है। जिस तरीके से मंत्री ने जो एक उल जलूल बयान उस समय दिया सोफिया कुरैशी को लेकर उसको बहुत गंभीरता से भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। प्रदेश सरकार ये रिपोर्ट देगी और इस रिपोर्ट के बाद किस तरीके की कार्रवाई होगी ये तो खैर भविष्य के गणित में छिपा हुआ है, लेकिन ये अगर रिपोर्ट मांगी जा रही है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है और इस पर कोई ना कोई ठोस निर्णय जो है होता हुआ देखेगा। दिल्ली का तापमान दीपिका राजनीतिक तौर पर गर्म रहेगा। स्वाभाविक तौर पर तमाम जो पटाक्षेप है विपक्ष की तरफ से जो तीर हैं वो तीर चलाए जा रहे हैं। तमाम जो खामियां हैं उन खामियों को उजागर किया जा रहा है और किस तरीके से ये चीजें आगे बढ़ेंगी। कल कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है। शशि थरूर का जो बयान है वो बयान इस समय राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल। और देखिए राजकुमार, आपने बात की शशि थरूर की, तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की ओर से जो नाम सुझाया गया वो भी शशि थरूर का ही था कि शशि थरूर को जो विदेशों में भेजा जा रहा है, संसदीय जो दल भेजा जा रहा है उसमें शामिल किया जाए। लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज कराई। कांग्रेस ने कहा कि ये फैसला पार्टी का होगा। इस पर क्या कहेंगी? कांग्रेस कहीं ना कहीं अब जो है वो सवाल खड़े कर रही है, शशि थरूर पर ही खुद सवाल खड़े कर रही है। उनको उनके बयान भी नहीं पसंद आ रहे और वो कह रही है कि वो पार्टी से अलग होकर बयान देते हुए नजर आ रही हैं। देखिए, शशि थरूर का जो इंटरव्यू है, अगर उस इंटरव्यू को पूरी तरीके से देखा जाए तो मुझे लगता है कि शायद एक जिम्मेदार जो नेता है उसको जो कहना चाहिए वो शायद उन्होंने किया है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो यूपीए 2 में वो विदेश राज्य मंत्री थे। इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने तमाम जो प्रयास हैं, उनका एक नेटवर्क है, उनका एक संवाद है, उनके एक लोग हैं, उनके साथ उनके संपर्क हैं और इसको कहीं ना कहीं भारत सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। हालांकि कांग्रेस जो कह रही है, कांग्रेस की भाई प्राथमिक सदस्यता है और वो कांग्रेस के नेता हैं, तो कांग्रेस भी अपनी तरफ से सारी चीजों को करती हुई दिख रही है। लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से बड़ा दिल किया है, मुझे लगता है कि शशि थरूर कांग्रेस से ज्यादा इस समय देश को तरजीह देंगे और सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट तौर पर निर्णय लिया, क्योंकि जिस समय वो विदेश मंत्री थे उस समय तमाम तरह की संधि जो है वो यूपीए सरकार में हुई। कांग्रेस की जो सरकार थी, यूपीए की जो सरकार चल रही थी, उस सरकार के समय में विदेश राज्य मंत्री रहते हुए उन्होंने तमाम तरह के जो कार्यक्रम थे वो तमाम जो किए, लेकिन वो एक भारत के विदेश मंत्री के तौर पर उन्होंने वो प्रयास किए थे। और अब वो एक जिम्मेदार जो नेता हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से नामित किया जाएगा, क्योंकि अगर इतिहास के पन्नों को पलटते हैं तो हमें इंदिरा गांधी का जो प्रधानमंत्रित्व काल है वो शायद याद आएगा, जिस समय यूएन में अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था और उन्होंने हिंदी में कहीं ना कहीं बयान दिया। तो मुझे लगता है कि शायद आने वाले दिनों में कांग्रेस भी इस बात को समझेगी कि जिस तरीके से उनकी नेता ने, उनकी जो बड़ी नेता रही हैं इंदिरा गांधी ने, जब क्योंकि कई बार दलगत नीति से ऊपर उठना होता है दीपिका। अब ये अंदरूनी मसला है, इस मसले में कांग्रेस किस तरीके का निर्णय लेती है, लेकिन अंतिम निर्णय शशि थरूर का होगा और भारत सरकार ने उन पर विश्वास जताया। मुझे लगता है कि शशि थरूर भारत सरकार का जो निवेदन है उसको स्वीकार करेंगे और पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ एक माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। और जिस तरीके से ये आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है, इसमें कहीं ना कहीं वो अपने इस हवन में आहुति करते हुए दिखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जहां एक और अपना स्टैंड क्लियर किया है, तो वहीं अब कांग्रेस उनके ऊपर भी सवाल खड़े कर रही है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा कि कांग्रेस को ये चीज जो है वो धीरे धीरे समझ में आएगी और जो दलगत राजनीति है उससे कहीं ना कहीं ऊपर उठना अब कांग्रेस को चाहिए। आपके पास आ रही हो सर, क्योंकि देखिए अगर बात करें पुंछ की, तो जिस वक्त पुंछ में गुरुद्वारे पर हमला हुआ था तो कई लोगों की जान गई थी और साथ ही बहुत नुकसान भी वहां पर हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, उन्होंने विस्थापितों से मुलाकात की। हाल फिलहाल की बात करें, वहां पर क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, किस तरीके के हालात है, अब लोग किस तरीके से एक सामान्य जीवन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, फिलहाल जो मैंने पहले ही अपडेट दिया एलओसी क्षेत्र में, चाहे वो पुंछ, राजौरी या जितने भी एलओसी के सटीक वाले इलाके, हालांकि नॉर्मल अभी गनगरज की आवाज नहीं दिख पा रही है। हालांकि वहां पे काफी सारे जो मौतें हुई है, काफी जाने चली गई हैं और उसके साथ साथ काफी सारे अभी भी जो जख्मी है, जो जिनका इलाज चल रहा है। सेंटर की जानिब से काफी सारे जो मिनिस्टर्स है वो भी वहां पे पहुंच गए, हालांकि राज्य गवर्नमेंट भी वहां पे पहुंच गए। जो मनोज सिन्हा है,
एलजी, वो भी वहां पे पहुंच गए। तो उन्होंने, हालांकि उनकी बाजाबातकारी, उनके रिहेबिलिटेशन के लिए तमाम इकदाम उठाए जा रहे हैं और धीरे धीरे से उनकी जिंदगी जो है, अभी एलओसी की क्षेत्र वाली जिंदगी जो है धीरे धीरे वो पटरी पे लौट आ रही है। लेकिन फिर अभी भी वो जिस तरीके से इंडो पाक के दरमियान जो कशीदगी चल रही है, उस हवाले से अभी भी तज़ब्ज़ुब के शिकार हुए हैं। यहाँ पे एक बात है कि ये रहा सवाल के सिक्योरिटी फोर्सेस, और इसके साथ साथ हमने अभी एनआईए का तज़किरा किया। लेकिन यहाँ दूसरी खबर और दूसरे अपडेट में यहाँ पे देना चाहता हूँ कि एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो की जानिब से एक बड़ा छापा मारा गया, एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई, जिसमें एक टीचर और उसके साथ साथ एक सरपंच और एक कॉन्ट्रैक्टर को जो है एफआईआर के अंडर किया और उनको अरेस्ट किया। दरअसल ये जो खबर है ये रियासी सेक्टर से आती है। रियासी जोन और चसाना गांव है, वहां पे एक मिडिल स्कूल है। वहां पे बेसिकली जो जोन की तरफ से वहां पे कुछ कंस्ट्रक्शन, जो स्कूल बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन थी, उसमें तकरीबन 11,50,000 रुपए यानी 11.5 लाख रुपए उनके कंस्ट्रक्शन के लिए आए थे और बाज़ाब्ता तौर पे उसका जो इंचार्ज, जो हेडमास्टर इंचार्ज था, उसने वहां पे काम करना स्टार्ट किया। लेकिन एंटी करप्शन ब्यूरो का मानना है कि, और वहां के लोगों का मानना है कि जिस तरीके से वहां पे काम हुआ है वो बिल्कुल ना के बराबर हुआ है, और उस फंड्स को लेके और उन कामों को लेके एंटी करप्शन ब्यूरो ने वहां पे छापा मारा और इस प्रकार से एक तो प्रिंसिपल को वहां पे अरेस्ट किया और उसके साथ साथ कॉन्ट्रैक्टर्स। हालांकि ये बड़ा ग्रुप है इसके अंदर, लेकिन फिलहाल जो एफआईआर इन 3 के खिलाफ जो है वो लॉन्च हुआ है। ये एक अपडेट था। दूसरा, मैं एयरपोर्ट के हवाले से, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हवाले से मैं अपडेट यहाँ पे देना चाहता हूँ, क्योंकि श्रीनगर एयरपोर्ट जिस तरीके से, हालांकि कशीदगी लगातार बनी हुई है और जो पर्यटक स्थल है, डल लेक है, गुलमर्ग है, पहलगाम है, सुना सा पड़ रहा है। हालांकि मामूली तौर पर हम देख रहे हैं कि टूरिस्टों का रश है, जिस तरीके से रश दिखना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे से अब ये रश बढ़ना स्टार्ट हो गया। कल तक जो हमारे पास रिकॉर्ड पहुंचा है, जो हमने वहां पे आधारित तौर पे पता किया है, 5,720 जो कल टूरिस्ट है वो श्रीनगर पहुंचे हैं और धीरे धीरे से उनका वार्म वेलकम किया गया वहां पे एयरपोर्ट पे, और धीरे धीरे अब वो कश्मीर की तरफ आने लगे हैं। और इस तरीके से जो इंटीरियर एरियाज की बात करेंगे कश्मीर में, पर्टिकुलरली घाटी में, तो वो धीरे धीरे वो सामान्य ओर की तरफ चल रही है। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम मौसम, वेदर की बात करें, हालांकि जो मौसम है, सियासी मौसम है, वो काफी गर्म है। जिस तरीके से हमारे सहयोगी दिल्ली में जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार है उन्होंने बताया, बिल्कुल यहाँ पे भी जो सियासी गहमा गहमी है वो उरूज पर है, क्योंकि इंडो पाक के दरमियान जो कशीदगी है, इसी दरमियान जो तिरंगा रैली भी निकाली जा रही है। हालांकि सबसे पहले जो श्रीनगर में जो एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें भारत माता की जय के नारे भी लगे और सेना के हित में भी नारे लगे, उनको मनोबल दिखाने के लिए, बढ़ाने के लिए काफी उनके हित में नारे लगाए गए। इसी के साथ साथ कल भी हमने देखा लगातार नॉर्थ कश्मीर के कई एक क्षेत्रों में जो है तिरंगा रैली निकाली गई और आज भी साउथ कश्मीर के कई एक जगहों से तिरंगा रैली निकाली जाएगी। और देखिए, ये जो तिरंगा रैली अजहर, जिस तरीके से आपने बताया कि जो बीजेपी शासित राज्य है वहां पर भी तिरंगा रैली निकाली जा रही है, साथ ही साथ जिस तरीके से हमने बताया कि जम्मू कश्मीर में भी तिरंगा रैली निकाली जा रही है, कि ताकि लोग जो है ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जागरूक हो सके और उन्हें पता चल सके कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर क्या था और किस तरीके से हमारी जो इंडियन आर्मी है उसने परफॉर्म किया है। राजकुमार, आपके पास में आ रही हूँ, क्योंकि देखिए एक खबर ये भी सामने आ रही है कि पाकिस्तान से अब खालिस्तानी समर्थक जो मीडिया अकाउंट है वो ऑपरेट हो रही हैं। कहीं ना कहीं आईएसआई की नई चाल मानी जा सकती है। तो क्या लग रहा है, अभी भी पाकिस्तान को ये समझ में नहीं आया कि भारत से पंगा नहीं लेना है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेड हमने खत्म कर दिया है और जो जल समझौता था उसको लेकर भी अभी तक जो हमारे डिसीजन थे, जो फैसले थे, 5 बड़े फैसले, हम उन पर जस के तस बने हैं, लेकिन पाकिस्तान को ये बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है, वो फिर से वही हरकतें करने में लगा है। देखिए दीपिका, ये जो इस समय के हालात हैं, मैं इस पे यही कहूँगा कि वक्त जो है ना वो हर मर्ज की दवा होता है और हिंदुस्तान अब कहीं ना कहीं हम लोग 2025 में खड़े हुए हैं और आज एआई और सोशल मीडिया का ज़माना है, तो तमाम तरह के जो प्रयास हैं वो प्रयास पाकिस्तान की तरफ से किए गए। पाकिस्तान ने घुटने टेके, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप एक छोटी सी चीज़ ये देखिए कि तुर्की पे जब बुरा समय आया तो एक ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। हिंदुस्तान की तरफ से जितनी मदद हो सकती थी वो मदद की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा हिंदुस्तान के 140 करोड़ के आवाम ने दोनों हाथ फैलाकर उसकी मदद की। लेकिन जिस समय एक विपत्ति का समय आया, उस समय तुर्की किसके साथ खड़ा दिखा?
उस समय जो ड्रोन थे वो ड्रोन कहाँ से आ रहे थे, तो ये सब चीज़ें जो है ना ये एक्सपोज हो चुकी हैं। तो स्वाभाविक तौर पर इस समय पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को मोहरा बनाया जा रहा है। पाकिस्तान को कई ऐसी शक्तियां मोहरा बना रही हैं, चाहे हम तमाम देशों की बात कर लें, क्योंकि जब दो देशों के बीच झगड़ा होता है तो कई लोगों को उसमें बड़ा बेनिफिट भी होते हैं, बहुत फायदे होते हैं उनको। कई बार आर्थिक फायदे होते हैं कुछ लोगों के सामाजिक फायदे होते हैं, कुछ लोगों को जमीन की आवश्यकता होती है। तो कोई नहीं चाहेगा कि शांति रहे, तो शांति अगर रहेगी तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है सरवाइव करेगा। और पाकिस्तान अपनी स्थापना से अभी तक अशांत रहा है, उसने अशांति के साथ अपनी चीज़ों को आगे किया है। चाहे बेशक पूरी पाकिस्तान बांग्लादेश के तौर पर अलग हो गया हो, बलूचिस्तान अलग होने की तरफ अग्रसर हो। 44% जो अगर जमीन का हिस्सा है वो 44% हिस्सा जो है बलूचिस्तान में जाता है। और बलूच जो है बहुत लंबे समय से मांग कर रहे हैं बलूचिस्तान को किस तरीके से धोखे के साथ जिन्ना ने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, वहाँ के लोगों के साथ किस तरीके की परिस्थितियाँ होती हैं। आर्थिक पहलू यदि देखा जाए तो जो पूरा चीन को पोर्ट तक जाने के लिए जिस जमीन का इस्तेमाल करना होता है उसका जितना बेनिफिट होता है, उस बेनिफिट का केवल 2% जो है वो बलूचिस्तान को दिया जाता है, बलूचिस्तान जैसी स्टेट को दिया जाता है। तो निश्चित तौर पे एक ज्वालामुखी पर पाकिस्तान बैठा है और पाकिस्तान एक दिन कहीं ना कहीं जो बलूचिस्तान जो ये अशांति है, ये अशांति उसको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगी। जिस तरीके से पानी रोका गया, अब हिंदुस्तान ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है कि पानी जो है हर महीने में एक बार पानी छोड़ा जाएगा। जिस समय पानी छोड़ा जाएगा उस समय क्या हालात होंगे, क्या परिस्थितियां होंगे, ये पूरी दुनिया ने देखा है। और जैसे ये जो हालात, ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑपरेशन सिंदूर निरंतर जारी है। पाकिस्तान को एक बात जरूर ये समझ में आ गई है कि अब हिंदुस्तान जो है कहीं ना कहीं आतंकवाद को पलवित पोषित करने का ठप्पा उस पर लग चुका है। पूरी दुनिया में अब पाकिस्तान के साथ वो देश खेल रहे हैं जो देश उसको नेस्तो नाबूद करना चाहते हैं। हिंदुस्तान आज भी उसका पड़ोसी मित्र है। तो हो सकता है कि देखिए रिश्तों में गांठ जरूर लग गई है, लेकिन जो डोर है, डोर टूट गई है, डोर में गांठ लग गई है, लेकिन जितना फायदा उसको हिंदुस्तान के साथ रह के होगा उतना फायदा कहीं नहीं होगा। ये समझ नहीं आ रहा है कि ट्रेड अब नहीं हो सकता। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। इसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है वो ऐसे कई हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है, बयानबाजी भी लगातार जारी है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये समझना होगा कि भारत पहले वाला भारत नहीं है। अब जो बड़े फैसले भारत ने लिए हैं उन फैसलों पर भारत जो है वो अडिग रहेगा। अजहर आपके पास आ रही, देखिए आपने बातचीत की कि किस तरीके से जो है सामान्य हालात होते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात कर ले या फिर जिन शहरों में इस तरीके से हमले हुए थे उन शहरों में भी अब सामान्य जीवन की ओर जो है लोग बढ़ते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन दूसरी ओर जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी का, वहां की इकोनॉमी का एक प्रमुख स्तंभ माना जाता है पर्यटन, उसकी बात करें तो पर्यटन में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? क्या अब पर्यटक वहां पर पहुंच रहे हैं या धीरे धीरे कर वहां पर क्या टिकट्स वगैरह बुक हो रही हैं, वहां पर लोग पहुंच रहे हैं, या फिर क्या कुछ हालात पर्यटन को लेकर वहां पर बने हैं? देखिए ऑलरेडी जब पहलगाम अटैक हुआ था तो उसके बाद में होटलियर्स और रेस्टोरेंट वाले जितने भी एसोसिएशन थे, जितने भी यूनियन थे, सब ने मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और उन्होंने कड़ी अल्फाज में पहले निंदा की और इसके हवाले से उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इन पर्यटक स्थलों में पर्टिकुलरली जो बड़े बड़े स्थान है, चाहे गुलमर्ग है, पहलगाम है, डल लेक है, वहां पे मजीद सिक्योरिटी को बढ़ाया जाए ताकि यहाँ पे भी आने वाला कोई भी टूरिस्ट होगा, चाहे वो स्थानीय हो, चाहे वो देश या प्रदेश से वाबस्ता हो, फॉरेन हो, उनकी जो यहाँ पे सेफ्टी होनी चाहिए। इस हवाले से उनने मांग की थी। लेकिन अब धीरे धीरे चूंकि ये हालात जो है अभी बदल चुके हैं और ऑपरेशन सिंदूर का जो सक्सेस हम देख रहे हैं, उसके बाद में एक तिरंगा रैली निकाली गई। जिस तरीके से हम परसों भी बात कर रहे थे, तिरंगा रैली हालांकि लाल चौक में निकाली गई, लेकिन उसी समय जो है पहलगाम से भी एक तिरंगा रैली निकाली और उसमें हिस्सा कौन ले रहे थे? वहां के लोकल स्थानीय लोग, वहां के लोकल बिजनेसमैन, वहां के लोकल होटलियर, वहां के लोकल जो घोड़े पान है। तो कुल मिला के ये कहना जरूरी होगा यहाँ पे कि इस आतंकी हमले की समर्थन में कोई नहीं था, बल्कि हर एक जो है दुनिया में जितने भी लोग हैं, जो भी इससे वाबस्ता है, वो उन्होंने कड़ी अल्फाज में आतंकी और आतंकी संगठनों की कड़ी अल्फाज में निंदा की। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर चला भारत की ओर से और उसका सक्सेस पॉइंट जो है, श्रेय जो है सबसे पहले पीएम जी और नरेंद्र मोदी जी को जाता है। और उसके बाद में यहाँ पे आज की डेट में अगर यहाँ पे आज की डेट में स्थिति की बात करें, हाँ धीरे धीरे पटरी पे लौट आएगी, लेकिन इसमें अभी भी समय लग सकता है।